गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और इस तरीके से जो है इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे वह नेगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर को जब आप देख करके इसको देखेंगे तो वह और आसानी से समझ में आएगा और हर लेक्चर का आप खुद नोट्स प्रिपेयर किया करिए, क्योंकि खुद से प्रिपेयर किया गया नोट्स वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। हालांकि हम आपको अपनी ओर से पूरा प्रैक्टिस सीट भी देंगे और उसके साथ साथ सॉल्व किया हुआ ट्रांसलेशन भी देंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आप खुद से तैयारी करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं सुनने के पश्चात, तो वह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग आज आपका अपना अगला वीडियो देखते हैं। आज लेक्चर 2 में चलते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसको उतना बताया था और उसी के आगे हम शुरू करते हैं थोड़ा डिस्कस करने के पश्चात। तो हमने ये बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जो है डू नॉट का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो अब यदि हम इसमें देखें तो यहां पर वह जो शब्द है वह हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है या प्लूरल है, तो पता चला कि वह सिंगुलर है। और मैंने क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में, खास तौर से किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा ही और तुरंत इसमें हम लिखेंगे डज नॉट। डज नॉट के तुरंत पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यस या यस मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि डू और डज इन दोनों के साथ हम कभी भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से ही डज नॉट, आगे इसमें वह प्रत्येक दिन टहलने नहीं जाता है। ही डज नॉट गो, गो माने जाना, जाना शब्द से जाता है, ताहे तीहे ते हैं, यही तो बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान को लेकर के। तो ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, उसके बाद आगे प्रत्येक दिन टहलने नहीं जाता। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक। आगे क्या बता, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एवरी डे। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक, उसी प्रकार से वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है। वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है। यह है। अब क्या करेंगे, ही माने वह और उसके बाद सम्मान करना। सम्मान करना, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट माने सम्मान करना। अब यह सेंटेंस क्या बनेगा, ही डज नॉट, डज नॉट प्रयोग किए सिंगुलर के साथ डज नॉट, और डज नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बना, ही डज नॉट रेस्पेक्ट, ही डज नॉट रेस्पेक्ट, किसका सम्मान नहीं करता है, अपने माता पिता का। तो ये देखिए अपना, अपनी, अपने, मैंने डिस्कस किया था इसमें, ही के साथ हीज, अपना, अपनी, अपने के लिए ही के साथ हीज, सी के साथ हर, यू के साथ योर, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, दे के साथ देयर, इट के साथ इट्स। इस तरीके से
ही के साथ अपना के लिए यहां हम किसका प्रयोग करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। ही डज नॉट रेस्पेक्ट, सॉरी, एल्डर्स, ही डज नॉट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, माता पिता। एल्डर्स माने बड़े लोग, अपने से बड़े लोगों को एल्डर्स कहते हैं। ही डज नॉट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है। इस तरीके से आगे इसमें देखें तो तीसरा, अब ये तो रहा सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के। आगे बात करें प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर के। तुम कभी भी रात में नहीं पढ़ते हो, या तुम रात में नहीं पढ़ते हो। पहले हम बात करेंगे तुम रात में नहीं पढ़ते हो। अब ये सेंटेंस में तुम आ गया। तुम किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन का। और सेकेंड पर्सन के साथ हम कभी भी इसमें डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का, क्योंकि ये बहुवचन का माना जाता है यू। इसलिए यहां क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लगता है? डू नॉट, क्योंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। यू डू नॉट, यू डू नॉट पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। यू डू नॉट रीड रात में, एट नाइट। यू डू नॉट रीड एट नाइट, तुम रात में नहीं पढ़ते हो। वे लोग कभी भी बाजार नहीं जाते हैं। वे लोग, सॉरी, कभी भी के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अभी उसको। तो पहले वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दे। वे लोग। अब वे लोग एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन का है, प्लूरल नंबर का है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है यह दे। अब इसके साथ जब प्लूरल नंबर है तो किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट। दे डू नॉट गो टू मार्केट। दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। इस तरीके से यह सेंटेंस नहीं को लेकर के था, जिसका स्टडी हमने किया डू नॉट और डज नॉट। अब इसके बाद इसमें स्टडी करेंगे कभी नहीं शब्द को लेकर के। जैसा कि मैं बीच बीच में बोल रहा था कि वे लोग बाजार कभी नहीं जाते हैं, वह रात में कभी नहीं पढ़ता है, ऐसा विषय मैंने बोला था। तो अब हम कभी नहीं पर जो बात करेंगे वह यहां पर देखते हैं कैसे कभी नहीं शब्द का सॉल्व करते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे इसमें कभी नहीं इस चीज को लेकर के। कभी नहीं, या ऐसा भी शब्द आता है कभी भी नहीं। इस तरह से इन दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, कभी नहीं या कभी भी नहीं, इन दोनों के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे हम सॉल्व करें इसको? तो इसमें भी है रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो तुरंत हम नेवर लिखते हैं और नेवर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट
प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ऑब्जेक्ट और अदर्स। वहीं पर यदि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तब क्या करेंगे? आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यस या यस नहीं लगाना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नेवर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद आ जाएगा अदर्स। ये इतना चीज, ये है सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों के लिए। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब यहां लिखा हुआ है वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। ही के तुरंत बाद झूठ बोलना, झूठ बोलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेल अ लाई। क्या बोलते हैं? टेल अ लाई। अब इसको लिखेंगे ही, उसके तुरंत बाद हम नेवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है? नेवर का प्रयोग करना है। तो ही नेवर, और उसके बाद झूठ बोलना की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है? टेल अ लाई। तो क्या यह सेंटेंस सही है? क्या यह सेंटेंस सही है? इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक, अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। ही नेवर टेल अ लाई, क्या यह लिखा गया सेंटेंस सही है? तो हमें पता चला कि बिल्कुल यह गलत है। कैसे गलत है? इसलिए कि ही सिंगुलर है और इसके साथ हम जो है एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में क्या लगाएंगे? यस या यस। किसके साथ? नेवर के साथ। किसके साथ? नेवर के साथ। तब यह सेंटेंस क्या बनेगा? ही नेवर टेल्स अ लाई। क्या बनेगा? ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उसी प्रकार से तुम कभी भी सत्य नहीं बोलते हो। तुम कभी भी सत्य नहीं बोलते हो। तुम कभी भी सत्य नहीं बोलते हो। अब ये क्या होगा? यू माने तुम, यू माने तुम, उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? तुम कभी भी सत्य नहीं बोलते हो। तो कभी भी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नेवर होती है। तो यू नेवर, यहां मैंने आपको बताया था ना क्या, कि प्लूरल सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? नेवर, और नेवर के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यू नेवर, अब आया सत्य बोलना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई, पर सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ। किसका प्रयोग करते हैं? स्पीक द ट्रूथ। तब यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू नेवर स्पीक द ट्रूथ। तुम कभी भी सत्य नहीं बोलते हो। तो इस तरह से हमने इन दोनों चीजों में स्टडी किया क्या, कि नेवर के साथ सिंगुलर होने पर यस या यस, और प्लूरल होने पर वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यह रहा किसके बारे में? नेवर के बारे में जानकारी। अब इससे आगे हम स्टडी करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हमारा खत्म हो गया यहां पर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के, कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे इसमें। प्रीवियस लेक्चर में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था। इसमें हमने
नेगेटिव सेंटेंस और अब आगे स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, वह वाक्य जिससे हम प्रश्न पूछते हैं कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन प्रश्न हम दो तरीके से पूछते हैं, जिसका उत्तर हम दो तरीके से देते हैं। एक तो हम क्या से शुरू करके पूछते हैं, जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? यस, हाँ मैं स्कूल जाता हूं। नो, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। दूसरा, तुम स्कूल कब जाते हो? अब तो हम नहीं कहेंगे यस नो, अब तो हम पूरे डिटेल के साथ उत्तर देंगे कि मैं स्कूल 9 बजे जाता हूं, 7 बजे जाता हूं, 8 बजे जाता हूं, जो भी होगा उसका उत्तर। ठीक है, यानी हम इसमें स्टडी करेंगे दो प्रकार के इंट्रोगेटिव, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव में हम क्या से शुरू करते हैं? किसी चीज को पूछने के लिए किस शब्द से शुरू करते हैं? क्या से शुरू करते हैं, और उसका उत्तर हम किस में देते हैं? यस या नो में देते हैं। जैसे अब यहां आपने कहा कि कैसे प्रश्न इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। किसे शुरू होने वाले वाक्य? क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य हम लोग पहले इसका स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें शुरू में क्या लगाएंगे? डू या डज, जो इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, डू या डज, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स, और ये इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। एक तो हमारा ये रहा, किससे शुरू होगा? क्या शब्द से शुरू होगा, यानी उस क्या के लिए, इस जो क्या शब्द से शुरू होगा, इसके लिए हमें शुरू में क्या लगाना है? डू या डज लगाना है। अब जैसे क्या वह अपने माता पिता का सम्मान करता है? क्या वह अपने माता पिता का सम्मान करता है? अब यहां लिखा हुआ है क्या वो अपने माता पिता का सम्मान करता है। क्या करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत किससे हुई है? क्या से। और टेंस कौन सा है? ता है, ती है, ते हैं। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में यहां पर देखिए इसका सब्जेक्ट कौन है? वह, और वह की अंग्रेजी कौन होती है? ही माने वह। तो ही सिंगुलर है या प्लूरल? ही क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डज। उसके बाद इसका सब्जेक्ट ही लिखेंगे, डज ही। अब इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब सम्मान करना, ना ने नी, मैंने कहा था ना, कोई भी वर्ब का मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह लास्ट में ना पर समाप्त होता है। जैसे सम्मान करना, इस सम्मान करना से इंडेफिनिट में सम्मान करता है, ऐसा शब्द बना है। ठीक।
अब हम यहां आएंगे और देखेंगे कि डज ही और सम्मान करना की अंग्रेजी क्या होती है? रेस्पेक्ट। डज ही रेस्पेक्ट, डज ही रेस्पेक्ट, उसके बाद क्या बचा? अपने माता पिता का। डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, डज ही रेस्पेक्ट हिज, सॉरी इसमें माता पिता, डज ही रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करता है। वहीं रहता क्या वह बड़ों का सम्मान करता है? तब यहां पेरेंट्स की जगह हम क्या लिखते? अभी जो मैंने लिखा था एल्डर्स लिखते। कब? जब रहता कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करता है। क्या वह अपने से बड़ों का सम्मान करता है? तो एल्डर्स माने बड़ों का और पेरेंट्स माने आप जानते ही हैं माता पिता। उसके बाद फिर आगे क्या तुम सही समय पर स्कूल जाते हो? सॉरी, क्या वह सही समय पर स्कूल जाता है? क्या वह सही समय पर स्कूल जाता है? तो क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डज। ये हो गया। डज ही गो टू स्कूल सही समय पर? इन टाइम। डज ही गो टू स्कूल इन टाइम, क्या वह सही समय पर स्कूल जाता है? इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट, बस मुख्य बात क्या ध्यान देनी है आपको? मुख्य बात यह ध्यान देनी है कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज को सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। और मैंने कहा था कि जब डू और डज का प्रयोग करते हैं तो उसके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं उसमें, लेकिन उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। अब यदि हम बात करें इसमें और आगे तो डबल इंट्रोगेटिव, यानी डबल इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। अब आप समझ रहे हो कि प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन सा होता है? आपने हूं का नाम सुना होगा। हूं, whom, whose, when, why, WH वाले। कौन से? WH वाले जो शब्द होते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक। तो इन सभी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, इन प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जिन वाक्यों के बीच में आते हैं हम उनका कैसे बनाते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे प्रश्नवाचक शब्द, अब ये इसके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या लिखें? क्वेश्चन वर्ड, यानी ये प्रश्नवाचक शब्द, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम QW क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, प्लस उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है तो क्या कहेंगे आप? डू और डज। अब इसके साथ ये हो गया हेल्पिंग वर्ब जिसे हम डू और डज कहते हैं। उसके तुरंत बाद जो है आगे हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसका उत्तर हम पूरे डिटेल के साथ दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना, क्या वह स्कूल जाता है? तो आपने कहा यस या नो, हाँ जाता है, नहीं जाता है। लेकिन यदि मैंने आपसे पूछा कि वह स्कूल कब जाता है, कब जाता है, कब, यही जो कब शब्द है यही
प्रश्न को बता रहा है और ये पूरे डिटेल के साथ बता रहा है, पूछना चाहता है कि वह स्कूल कब जाता है। अब इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि वह स्कूल कब जाता है। वह स्कूल कब जाता है। तो सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया, कब। कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन माने कब। अब क्वेश्चन वर्ड तो लिख दिया, इसके बाद क्या लिखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है इसका, डू और डज। अब डू लगाएंगे कि डज, वह डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पर। किस पर निर्भर करता है, सब्जेक्ट पर। तो आपने देखा कि जो इसका सब्जेक्ट है वह कौन है, वह, और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब लिखेंगे व्हेन, तो जब वह सब्जेक्ट है सिंगुलर है, यदि सिंगुलर तो किसका प्रयोग करना है हमें, डज का। अब यह हो जाएगा व्हेन डज ही, व्हेन डज ही। उसके बाद जाता है शब्द जाना से बना है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वह स्कूल कब जाता है। तो व्हेन, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यदि यहां प्लूरल होता तो यहां डज ना होकर क्या होता, डू का प्रयोग करते। क्योंकि यह सिंगुलर है इसलिए किसका प्रयोग किए हैं, डज का। और जब डू डज लगाते हैं तो मैंने क्या कहा था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं, और उसके बाद टू स्कूल। ऐसे ही हम अन्य एग्जाम्पल का और स्टडी करते हैं इसमें। तो अब हम डबल इंट्रोगेटिव में अब एक सेंटेंस देखते हैं कि वह इस शहर में कहां रहता है, वह इस शहर में कहां रहता है। ठीक, तो भाई ये बात है, इसमें ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। अब ये बताइए कि इस सेंटेंस में किस शब्द से हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, किस शब्द से, तो वह शब्द है कहां। यह शब्द कौन है, कहां। कहां से हमें प्रश्नवाचक शब्द का बोध हो रहा है, इससे। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। कहां की अंग्रेजी क्या होती है भाई, वेयर। वेयर माने कहां। अब ये हो गया वेयर। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यह मैंने कई बार आपको बताया है इसमें। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा इसका, डज। वेयर डज ही। अब यहां क्या लिखेंगे, लीव, क्योंकि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें यस या ईएस नहीं आता है। अब ये हो गया वेयर डज ही लिव, इस शहर में, इन दिस सिटी। वेयर डज ही लिव इन दिस सिटी, वो इस शहर में कहां रहता है। इस प्रकार से जितना भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा हम इस पूरे प्रश्नवाचक शब्द को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तुम सुबह कब उठते हो, तुम सुबह कब उठते हो, यह हो गया। अब इसमें किस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो वह शब्द है कब। कब है, अब क्या करेंगे इसमें, कब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हेन। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कैसे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, अभी मैंने क्या बताया, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है हमारा, सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू। यू के अकॉर्डिंग जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे
तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन लगता है? डू, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसलिए व्हेन डू यू उठते हो, गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, गेट अप माने उठना, जागना। व्हेन डू यू गेट अप, कब? सुबह। सुबह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो। तो इस तरह से हमने इसमें स्टडी किया। यहां पर अब आगे एक बात हम इसमें स्टडी करेंगे हूं को लेकर के। किसको लेकर के? हूं को लेकर के। हाँ, थोड़ा हूं के साथ दूसरा नियम है इसमें। यदि हम हूं की बात करें, हूं की बात करें तो जाहिर सी बात है इसमें कि हूं का मतलब पहले क्या होता है ये बताइए। कौन? हूं का मतलब कौन। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? हूं के साथ, हूं के साथ उसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हम हूं लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर्स, अन्य चीजें। ठीक, अब क्या करेंगे हूं के साथ? तो एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कैसे इसको बनाएं। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं। अब ये हो गया इसमें, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं। तो यहां कौन शब्द आया कि नहीं? कौन, क्या अंग्रेजी होगी इसकी? हूं। क्या होगी? हूं। हूं माने कौन। तो सबसे पहले हमने इसको यहां लिखा हूं, और मैंने अभी क्या लिखा है? हूं के साथ हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस। अब ये पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच या रीड? टीच। रीड माने पढ़ना होता है और टीच माने पढ़ाना होता है। इसलिए यहां लिखेंगे हूं टीचेज यू हिंदी। हूं टीचेज यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। हूं टीचेज यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं। अब आगे इसमें हम स्टडी करें तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हमने स्टडी किया कि कैसे हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू डच का प्रयोग करके, हेल्पिंग उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके, ये दोनों को हमने स्टडी कर लिया। लेकिन अब एक चीज अभी और रह गया, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी, इनका कैसे हम बनाएंगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, जब हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक इनका बनाते हैं, अब स्टडी करेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक, यानी इंट्रोगेटिव भी है और साथ ही साथ नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, रहेगा तो, नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दोनों बातें होंगी। प्रश्नवाचक शब्द वाला है तो प्रश्नवाचक शब्द की तरह बनेगा, और यदि वह क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है? या तो डू होगा या तो डज होगा, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्लियर? ये इतनी चीजें इसमें होती हैं। अब सेंटेंस में, क्या तुम प्रत्येक दिन स्कूल नहीं जाते हो?
क्या तुम प्रत्येक दिन स्कूल नहीं जाते हो? अब यह सेंटेंस यहां लिया गया। अब क्या करेंगे यहां से, क्या तुम, और इसमें नहीं भी आ गया। एक ही चीज ने इतना बढ़ा इसमें, बाकी तो पहले की तरह है ही, क्या से शुरू है, जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो मैंने कहा जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, क्या से शुरू होता है, ऐसे वाक्यों की शुरुआत सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। और यहां हम देखते हैं कि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वह डू और डज है, और मैंने अभी कहा था कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो यू माने तुम होता है, यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन, जिसके साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है, डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब यह सेंटेंस हो जाएगा डू यू, क्या लिखे, डू यू। अब बचा है जाते हो, ताहे तिहे तेहे हैं, इंडिफिनिट की पहचान यहां से हमने कर लिया। अब गो माने क्या होता है, जाना, डू यू, सॉरी, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है यह, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, यहां नॉट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है ना कि जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। इस सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, इसीलिए इसके पहले हमने कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लिया है यहां पर। ठीक, इस प्रकार से डू यू नॉट, अब लिखेंगे गो टू, डू यू नॉट गो टू स्कूल, प्रत्येक दिन, एवरी डे। डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम प्रत्येक दिन स्कूल नहीं जाते हो। दूसरा, एक प्रश्नवाचक शब्द पर हम लोग ले लेते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं कैसे होगा। तुम प्रत्येक दिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम प्रत्येक दिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें आ गया प्रश्नवाचक शब्द क्यों। मैंने बताया था व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इसमें क्यों आ गया, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, पहले उसको हम लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसके पहले केवल यहां से था, अब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सबसे पहले इसको हमने यहां लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, डू होगा। व्हाई डू यू, और तुरंत किसका प्रयोग कर देंगे यहां, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। नॉट है तो नॉट, और नेवर है तो नेवर। तो व्हाई डू यू नॉट, अब ये हो जाएगा गो टू स्कूल एवरी डे। व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, तुम प्रत्येक दिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो। समझ में आ गया होगा। वही चीज एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है, वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है। अब ये हो गया, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों। अब क्यों के लिए सबसे पहले फिर हम लिखे यहां से व्हाई, WHY, वाई लिखे यहां से हमने, ये हो गया व्हाई, इसकी ये हो गया व्हाई। फिर उसके बाद इसका सब्जेक्ट कौन है, वह, और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, तो इससे पुरुष का बोध हो रहा है। व्हाई, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का। तो व्हाई डज ही, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट।
व्हाई डज ही नॉट टॉक टू यू, टॉक टू यू, व्हाई डज ही नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग हूं के ऊपर देखते हैं नेगेटिव को लेकर के। तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है? तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है? तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कौन को लेकर के, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं, तो उस सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया था। लेकिन इस सेंटेंस में जो है वह नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द आया है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न तो इसी से न बोध हो रहा है। इस तरीके से कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हूं। अब उसके बाद इसमें नहीं शब्द आ गया। जब हूं के साथ नहीं शब्द का प्रयोग, नॉट का प्रयोग किया जाए तो वह डज नॉट के साथ आता है। किसके साथ? डज नॉट। तो सेंटेंस हो जाएगा हु डज नॉट, हु डज नॉट टीच यू, सॉरी हु डज नॉट मदद करना। मदद करना की अंग्रेजी क्या होती है? हेल्प। हेल्प माने मदद करना। हु डज नॉट हेल्प, हु डज नॉट हेल्प यू, हु डज नॉट हेल्प यू। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर तुम्हारा और तुम्हारे की अंग्रेजी तो योर होता है, तो यहां योर क्यों नहीं लिखा? कि योर पॉजिटिव केस होता है और ये हमेशा अपने नाउन से पहले आता है। जैसे योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर बाइक, योर होम, ये सब। यानी तुम्हारा तुम्हारी के बाद यदि कोई नाउन है तब तो हम योर लिखेंगे, और नहीं इनके बाद नहीं है तो इनके लिए प्रोनाउन क्या लिखेंगे? यू। ऑब्जेक्ट माना जाएगा यह। यू यदि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद है तो वह सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद है तो क्या है? वह ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हु डज नॉट हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन चारों के बारे में स्टडी हमने कर लिया, और हमने यह देख लिया कि किस प्रकार से इस टेंस को हम कमांड कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का यह हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। हम इस लेक्चर पर आपको बहुत से नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस पर, और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस सीट भी देंगे। लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि यदि आप स्वयं अपना नोट्स बनाते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वह आपको लिखते लिखते याद भी हो जाएगा और आपका उस पर कमांड भी अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, और आप जो है आसानी से उसको स्टडी करके आप इस पर कमांड पा सकें। थैंक यू।